आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू। वर्तमान में आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगे हुए हैं यस सर। जयपुर डेयरी में। यस सर। ओके, चलिए तो आपसे बात की शुरुआत वहीं से करते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्या है? सर कोऑपरेटिव एक मूवमेंट है जो पीपल लेड होता है एंड पीपल के द्वारा ही स्टार्ट होता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करता है, जो कि 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू पे स्टार्ट होता है। इसको मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या होता है कोऑपरेटिव से? समाज को क्या लाभ है? मैंने तो पढ़ा है कि एक सब के लिए एक, क्या है ये तो कुछ आपने बताया ही नहीं। इससे हमारे समाज को क्या लाभ है? सर हमारा जो कोऑपरेटिव का मोटो है वो इसी से होता है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो कोऑपरेटिव वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। डेमोक्रेटिक मेंबरशिप होती है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होता है, और बात तो नहीं हुई ये डेमोक्रेटिक वैल्यू, शायद आपने मेंबर्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है इसमें। कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स होता है। स्ट्रक्चर जो होता है हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसपे प्राइमरी लेवल पे बेसिक सोसाइटीज़ होती है, प्राइमरी सोसाइटीज़, फिर स्टेट लेवल सोसाइटीज़ होती हैं, फिर एपिक्स लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अच्छा, ये आप खाली कंसेप्ट डेयरी की बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका ओरिजिन क्या है? भारत में इसकी जरूरत क्यों है? सर अब अगर हम लोग बर्ड्स आई व्यू से देखें तो कैपिटलिज्म जो मॉडल होता है वो प्रॉफिट सेंट्रिक होता है, और सोशलिज्म मॉडल स्टेट कंट्रोल रहता है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए हम कोऑपरेटिव सेक्टर को देख सकते हैं, जिसमें पीपल लेड भी है ये। तो और कैपिटलिज्म की जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है वो भी साथ में इसमें लेके आते हैं, बिकॉज जो मेंबर्स होते हैं वो अपने डिसीजंस खुद भी लेते हैं, बट साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर करते हैं जो सोसाइटीज़ है वो प्रॉफिट मेकिंग रहे। और अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी तो लॉस मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या करेंगे? तो सर उनको हम न्यू इंसेंटिव्स देंगे कि कैसे वो अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी। राजस्थान डेयरी, जिस सरस डेयरी में आप लगे हुए हैं, यस इसकी इकोनॉमिक्स बताइए। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? कितने प्रॉफिट में है या लॉस में चल रही है? यस सर, लास्ट ईयर हमारा 60 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट रहा है इसमें। एंड इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहले सप्लाई चेन देखें तो फर्स्ट तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं हमारे, जिनको हम प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर बल्क मिल्क कूलर्स पे आता है सारा मिल्क कलेक्शन, उसके बाद जयपुर डेयरी पे आके प्रोसेस होता है एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे तैयार होते हैं। फिर सेकेंड लेवल पे हमारा मार्केटिंग सेंटर आता है, जिसमें बूथ्स एंड पार्लर्स होते हैं, एंड इनके थ्रू हमारी सेल्स की जाती है। कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का जो प्रॉफिट होता है, ये क्या गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है? सर अगर गवर्नमेंट मेंबर है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की, उन्होंने अगर अपनी शेयर कैपिटल लगा रखी है, तो उनको एक सर्टेन सेट ऑफ डिविडेंड जाएगा उस प्रॉफिट में से, बट ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट के सरस डेयरी में राजस्थान गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है? लिए। इसका आइडिया नहीं है मुझे। इसका आइडिया नहीं है। चलिए, सरस डेयरी के अंदर यूनियनबाजी भी बहुत है। कहाँ ये यूनियन होती है? किस चीज के लिए यूनियन होती है? क्या करती है ये यूनियन? तो इसका मुझे कम आइडिया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं। चलिए, अब मुझे और बात बताइए। कोऑपरेटिव और कौन कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लागू है? ओके। यस सर, तो अगर हम मार्केटिंग में देखें तो हमारी क्रय विक्रय सहकारिता समिति है, केवीएसएस जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे सारे खाद एंड बीज इनका सप्लाई चेन में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं जो कॉन्फेड के माध्यम से चलते हैं। इसमें हमारे होलसेल भंडार होते हैं जिनसे सारी सेल और परचेज की जाती है, चाहे वो मेडिसिन हों या हाउस होल्ड के डेली कंज्यूमर आइटम्स हों, स्पाइसेस हों, जो हमारे पल्सेस आते हैं इनके भंडार होते हैं। फिर एक सेक्टर हमारा डेयरी का हो ही गया पूरा, एंड इसके अलावा हमारे बैंक्स होते हैं, जिसमें हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं थ्रू। क्या हाउसिंग भी होता है क्या इसमें? यस सर। टेक्सटाइल भी है इसमें? यस सर क्या हमारे। होता है टेक्सटाइल में? वीवर्स एसोसिएशन होती है, पढ़ा होगा आप तो। कोऑपरेटिव में वीवर्स एसोसिएशन होती है, उनका क्या काम होता है और वो कैसे मदद करती है वीवर्स को? सर वीवर्स को लोग उनसे
जो थ्रेड है वो लेती हैं, मशीन से हमारा सारा प्रोसेसिंग होता है, एंड फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको मार्केट में बेचने का काम भी करती हैं। तो एज अ मीडिएटर काम करती है बिटवीन वीवर्स एंड द मार्केट। कोऑपरेटिव के जो प्रोडक्ट है इस पे क्या जीएसटी लागू होता है या नहीं होता? चलिए, आपने अभी एक और बात किया, कोऑपरेटिव बैंक्स, बराबर है। कोऑपरेटिव बैंक का थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे को बताइए। ठीक है सर, हमारे दो फॉर्म्स में कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर है। पहला शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन पे काम करते हैं। उसमें बेसिक लेवल, प्राइमरी लेवल पे पैक्स सोसाइटीज़ होती हैं, फिर डीसीसीबीज होते हैं, और उसके ऊपर फाइनल इंस्टीट्यूशन एपिक्स बैंक होता है। एंड लॉन्ग टर्म्स लोन्स के लिए हमारे पास स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है एंड एपिक्स इंस्टीट्यूशन कुछ क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो कि एक स्टेट लेवल पे काम करते हैं और कहते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्या चीजें और क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज जिसको कि आप गवर्न करते हैं, क्रेडिट सोसाइटीज, और मल्टी लेवल मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज, बताइए। सर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो प्राइमरी लेवल पे काम कर रही हैं, जिनको हम पैक्स बोलते हैं, एंड और वो जो रजिस्टर्ड होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, जो प्योरली स्टेट लेवल का एक्ट है। एंड सेकेंडली जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो सेंट्रल लेवल का जो एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002, उसके अंदर रजिस्टर्ड की जाती है। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन प्राइमरी लेवल नहीं होता, मल्टी स्टेट के अंदर वो लोग वर्क करती हैं। एक कितने स्टेट होने चाहिए मिनिमम? मोर देन 2। मोर देन 2, ओके। अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ था, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट बैंक भी था आदर्श को, क्या हुआ था ये? तो इसका मुझे कम आइडिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज। ये राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 1965, इसके बाद में कोई दूसरा और एक्ट आया है कोई? यस सर, 2001 का एक्ट आया है। 2001, क्या प्रोविजंस किए हैं, क्या चेंज किया है इसमें? सर इसमें जो 65 के एक्ट में बेसिकली इंस्पेक्टर राज की पावर्स ज़्यादा थी, तो 2001 में उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फिर हमारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस ईजी करे गए हैं। ऑडिट के जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं इसमें कि विद इन 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें ऑडिट कराना कंपलसरी है। एंड ऑप्शन दिया गया है कि आप डिपार्टमेंट के अधिकारी से भी ऑडिट करवा सकते हैं, या फिर जो इम्पैनल्ड सीए के पैनल हैं उसमें से चूज करके ऑडिट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के हैं वो बेसिक फंक्शंस हैं, वो क्या है? तो बेसिक फंक्शंस में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ आ जाती हैं। फिर सेक्शन 55 एंड 57 के अंदर जो हमारी जांच की जाती है उसकी फाइनल अथॉरिटी रजिस्ट्रार के पास होती है। ऑडिट की भी जो स्वतंत्रता है वो रजिस्ट्रार की पावर से ही आती है। अगर वो बोलें कि या तो आप इंस्पेक्टर से ऑडिट करवाइए या फिर सीए के पैनल से करवाइए। आप इसमें क्या कारण मानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स दूसरे जो बैंक्स हैं, कॉमर्शियल और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, उनके जैसे है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स है इनके साथ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेंबरशिप देखें तो जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सबको लोन्स बांट सकते हैं, बट सीसीबीज सिर्फ अपने जो मेंबर्स हैं उन्हीं को लोन्स दे सकते हैं। तो हम देखें तो हमारा बिजनेस एनीवेज लिमिटेड हो गया है। प्लस जो सीसीबीज हैं वो एंड पीएलडीबीज बोथ दे आर डिपेंडेंट ऑन द लोन्स गिवन बाय नाबार्ड। तो अगर नाबार्ड की तरफ से प्रॉपर लोन्स नहीं आएंगे तो उनका मनी स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को गवर्न करता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बट इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन सीसीबीज पे नहीं है, तो हमारे एनपीएज और रिकवरी जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। थर्डली जो ये हमारा बिजनेस मॉडल है उसको हम कंपेयर करें तो बिकॉज राजस्थान इज़ एन मानसून डिपेंडेंट स्टेट, तो अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो फार्मर्स ने लोन्स दिया है वो टाइमली रीपे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे एनपीए भरने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अमूल की तुलना में सरस काफ़ी पीछे है, क्या कारण मानते हैं आप इसके? जो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल रीजंस देखें तो वहाँ पे जो लीडर्स हुए थे उन्होंने बेटर इसको कैरी फॉरवर्ड किया था मूवमेंट को। टेक्नोलॉजिकली भी साउंड थी वहाँ की मशीन्स उस टाइम के कंपैरिजन में, एंड वहाँ पे कोऑपरेटिव कल्चर इजीली डेवलप हो गया था गुजरात में एज कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान में गवर्नमेंट लेड ही रहा है मूवमेंट, बट अगर ये पीपल लेड होता है तो इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा देखी जाती है। अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं वो कौन है? सेंट्रल अमित शाह सर। अमित शाह। अभी रिसेंट है वो, उन्होंने है वो कोई
कोऑपरेटिव्स में है वो बड़ा काम करने जा रहे हैं? यस सर। कौन से काम है? सर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अंडर द कैंपेन ऑफ सहकार से समृद्धि। तो मेजर ये हैं कि एक तो त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान है गुजरात में। फिर हमारा जो पैक्स हैं वो अभी सिर्फ क्रेडिट डिस्बर्सल के काम में लिमिटेड है, तो उनको मल्टीपर्पज़ पैक्स सोसाइटीज़ बनाने का प्रावधान है। ऐसे ही डेयरी सेक्टर में जो PDCS हैं उनको भी मल्टीपर्पज़ बनाने के लिए बात की गई है। फिर शुगर सेक्टर के लिए उन्होंने ये करा है कि जो 2016-17 से पहले के जो पेमेंट्स थे उनको उन पे टैक्स दरें कम करी हैं। फिर हमारा जो टैक्स रेट्स हम और देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर से इक्वल करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है उसको 15% लाए हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव में भी आपने बताया कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का क्या नाम त्रिभुवन दास है। ये त्रिभुवन दास है वो कौन थे? तो त्रिभुवन दास जी गुजरात के ही एक पॉलिटिशियन थे। उनका इंस्टीट्यूशनल रोल रहा है NDDB को इस्टेब्लिश करने में। गांधीयन वैल्यूज़ पे वो गवर्न करते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन। उनका संबंध है वो अमूल से भी रहा है क्या? यस सर, वो भी की लीडर थे अमूल को इस्टेब्लिश करने में। एक कोऑपरेटिव टैक्सी का भी है वो कंसेप्ट लेके आए हैं। यस सर। जैसे सर हमारी ओला एंड उबर्स प्राइवेट सेक्टर में चलती है वैसे ही टैक्सीज अब कोऑपरेटिव सेक्टर भी स्टार्ट करने की। सरस डेयरी भी एक स्कीम लेके आई है मायरा। यस सर। क्या है ये? सर मायरा योजना फीमेल्स के लिए दी गई है जिनकी शादी होने वाली होती है, उनको 21,000 रुपये का प्रावधान देंगे। एंड ये ऐसे डेयरी फार्मर्स के लिए होगी जो 5 साल से जयपुर डेयरी में दूध देते हुए आए हैं। तो इससे हमारे यूनियन का जो बिजनेस मॉडल है वो भी डेवलप रहेगा एंड जो टैक्स रेशियो है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फीमेल का भी एम्पावरमेंट हो जाता है। मैं आपके मार्क्स देख रहा था, क्लास 10th में 10, 12th में 94, ग्रेजुएशन में 70, पोस्ट ग्रेजुएशन में और कम। कैन आई से आई सी यू एज ए डिग्रेडिंग इंडिविजुअल ओवर टाइम? यू आर डिग्रेडिंग एकेडमिकली? Sir, I would not like to say it like this. The numbers are saying that 10, 9. और गिर रहा है। Sir, but everywhere I've been a scholar. Like in school also, like I was the topper. University. I'm speaking about the numbers. Numbers reflect your academic performance that particular year. Sir, but numbers. You are NCCC certificate holder है ना? Yes sir. NCC salute होता है कुछ? Yes sir. कैसे होता है आप करके बताएंगे? सर हमारे आर्मी नेवी एंड एयर विंग के 3 डिफरेंट सैल्यूट्स होते हैं। आर्मी का ऐसे प्रॉपर फ्लैट होता है बिकॉज वो लैंड बेस्ड रहते हैं। एयर का ऐसे हल्का सा टिल्टेड होता है टू रिप्रेजेंट द एयरक्राफ्ट। एंड नेवी का थोड़ा सा और टिल्टेड रहता है बिकॉज उसका एक रीज़न है कि उनके हाथ थोड़े गंदे रहते हैं बिकॉज ऑफ वर्किंग इन द मशीन, सो वो थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश। ठीक है, आपने अपनी वीकनेस बताई है कि यू लैक अटेंशन टू डिटेल्स। अटेंशन टू डिटेल्स आपने वीकनेस में लिखा है। ये आपका ही है ना? यस। योर हॉबी इज प्लेइंग फ्लूट। यस सर। तो अगर आप अटेंशन टू डिटेल्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेचर, तो मतलब ब्रॉडली आप देख के जज कर लेते हो किसी चीज को, किसी डॉक्यूमेंट को, डोंट पे फोकस टू डिटेल्स। No, why would we want someone in a I wrote it as attention to details is my weakness, so I focus more on the details. Oh, it's the other way around. Yes. Okay. You said कि playing flute is your hobby. Yes sir. सबसे ज़्यादा फ्लूट्स कहाँ बनती है इंडिया में? कौन सी लकड़ी से बनती है? सर असम वुड से ज़्यादा बनती है एंड यूपी का जो पीलीभात एरिया है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि कितने उसमें होल्स होते हैं, कितने ऑक्टेव की वो होती है फ्लूट? सर 2.5 ऑक्टेव्स की रहती है एंड जो बेसिक फ्लूट है नॉर्थ इंडियन फ्लूट उसमें 6 होल्स होते हैं, 1 एम्बूशर होल होता है। आपने कहीं प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली है? यस सर। प्ले करने की? यस सर। अच्छा ठीक है। सबसे बड़ी डेयरी फार्म कौन सी है क्रॉस इंडिया? अमूल। अमूल श्योर? सर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। और वैसे प्रोडक्शन में? नंदिनी नाम सुना है ब्रांड का? यस सर, कर्नाटका बेस्ड। मदर डेयरी भी कोऑपरेटिव बेस्ड है? नो सर, प्राइवेट। पक्का? यस सर। क्या क्या नए प्रोडक्ट्स और जयपुर डेयरी या पर्टिकुलरली सरस डेयरी इंट्रोड्यूस कर सकती है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए? सर अभी करे हैं रिसेंटली, 50 इयर्स ऑफ जयपुर डेयरी हुए थे तो उसमें आइसक्रीम के नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करें हैं, एप्पल, पाइनएप्पल। चलो ठीक है। हाल फिलहाल में स्टॉक मार्केट बहुत ट्रेमेंडसली करेक्ट हुआ है, क्या कारण रहे हैं?
tremendously. करेक्शन आया उनके प्राइसेस में, निफ्टी 26,000 से 22,000 पे आ गया। क्या कारण रहा है कि इतना 20% करेक्शन, 15% करेक्शन आया है इंडेक्स में? Sir, I'm not sure. If you allow me, I can. प्लीज गो अहेड। So it's basically because of the trade war between. ट्रेड वॉर तो अभी स्टार्ट हुआ है, Okay. करेक्शन तो बहुत पहले चल रहा था। Sir, more people are entering in the share market as compared to the like earlier they used to enter in fixed deposits and other savings deposit schemes. But अब share market because boom पे आ रहा था तो like we have seen different people are entering. I think this. ठीक है। चलो एक सिचुएशनल क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। Okay, sir. क्या क्या सर्विस में प्रेफरेंसेस क्या भरी है आपने? RS accounts then RPS. क्या पर्टिकुलर रीजन है कि सेकंड अकाउंट, थर्ड पुलिस? Sir, because I've worked in NCC and I've tried for SSB also, so that role was not very well versed for me, I thought. And ये भी था because BBA background रहा है, accounts से थोड़ा जानकारी थी, इसलिए अकाउंट्स को प्रेफरेंस। अकाउंट को प्रेफरेंस दी है आपने। चलिए आप कहीं फाइनेंशियल एडवाइजर लगते हैं मान लीजिए, आफ्टर गुड अबाउट 15 इयर्स ऑफ सर्विस आपको पता लगता है कि नीचे कहीं एक स्कैम हो गया है, और आपको आपके बॉसेस से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि गो ऑन लीव, कुछ मत करो आप, तो विल पुट समवन एल्स, आप पे ब्लेम भी नहीं आएगा और आपको कोई गड़बड़ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या करोगे ऐसे में आप क्वेश्चन समझिए मेरा, क्या करोगे ऐसे में आप? सर ये तो रेलिकेशन ऑफ ड्यूटी हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक कि लीव पे आई कैन जाना। अंडरस्टैंड दिस कि इंग्लिश में एक टेक्निकल टर्म आ गया है एथिकली। आप क्या करोगे, मेरा ये सवाल है। सर एज माय ड्यूटी मैं उस केसेस के फैक्ट्स को देखूंगी पहले, ठीक है, एंड जो मेरी रिपोर्ट होगी फिर मैं अपने तो आप सीनियर बॉस को डिसोबे कर दोगे कि मैं छुट्टी उट्टी पे नहीं जाऊंगी, मैं खुद ही इन्वेस्टिगेटिव अफसर बनूंगी और मेरी रिपोर्ट दूंगी, इज इट? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। योर आपको फ्लूट के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। यस सर। फ्लूट श्री कृष्ण जी का मेन यंत्र था। यस सर। उससे क्या थी, गायें दौड़ी चली जाती थी, गोपियां दौड़ी चली जाती थी, कौन सी राग वो बजाते थे या किस समय वो फ्लूट वादन करते थे जबकि ये सब काम होता था? पेड़ पे बैठ के भी बजाते थे, अपन माइथोलॉजिकल बात कर रहे हैं, क्या कौन सी राग वाग बजाते थे वो जो इतनी सुरीली होती थी कि सब काम छोड़ के आ जाते थे? कुछ सर इसका मुझे पता नहीं जब आपने गैस लेने की कोशिश करो, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गैस सर जब आपने सीखी होगी तो ये आपके मन में सवाल आया होगा, आपने टीचर से पूछा तो होगा, साहब ये क्या चीज थी, मैं भी क्या वैसी बजा सकती हूँ क्या? सर अगर हम देखें तो श्रृंगार रस की तो जो राग होती है वो राग यमन होती है, तो अगर मुझे गैस लेना होगा तो आई थिंक वो वाली प्ले करते होंगे जिससे सब लोग मनमोहक हो जाते थे और सब आके अट्रैक्ट हो जाते थे फ्लूट से। ओके, लेकिन राग यमन हर समय नहीं बजाई जाती, नहीं बजाई जाती। हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।